सो वेलकम बैक एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इको स्टडी। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, जिससे हमारा देश का कायाकल्प बिल्कुल बदला। ठीक है, जो आज स्थिति देख रहे हैं इंडिया के अंदर, वो क्यों हुआ? इस रिफॉर्म के कारण। क्या था रिफॉर्म? इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम वन टू अनदर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। कि पहले कोई अलग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी होगा और अब कोई अलग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो वही इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर शिफ्टिंग होना। ओके, सो दैट मीन्स इकोन तो पहले हमारा क्या था? बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा मार्केट रेगुलेटेड था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, पीएसयू डोमिनेटेड था, फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउड नहीं था, प्राइवेट इन्वेस्टर को अलाउड नहीं था। बट अब शिफ्ट होंगे, मार्केट ओपन करो, गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम करो, पीएसयू को सेल करो। Getting my point? So this is shifting in strategy. So economic reform यहाँ पे a policy in an economy from one to another alternative development strategy. That is our economic reform. ये आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे। सबसे पहले आएगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का अगर डिस्क्रिप्शन देखें कि प्लानिंग मॉडल। सबसे पहले क्या हुआ? इंडिया आज़ाद हुआ, सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर के सोवियत यूनियन ने प्लानिंग की बात की थी। उसने 1928 के अंदर नेशनल प्लानिंग लाया था। सोवियत यूनियन अच्छा भी कर रहा था, नेहरू जी का खास लगाव था सोवियत यूनियन के साथ। ठीक है, क्योंकि वो सोशलिस्ट थे और सोशलिस्ट ज्यादा थे सोवियत यूनियन में। ठीक है, तो इसलिए सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर के प्लानिंग मॉडल अपनाया गया, जहां पर जो प्रिंसिपल लेजर फेयर इकोनॉमी या का था उसे हटा करके डोमिनेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, तो यहां से हमारा और यहाँ पर क्या हुआ? जो भी आपका इंडस्ट्री था उसे सब्स्टिट्यूट करना, लाइक कोई इंडस्ट्री इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ख्याल दिया गया कि जो मैं बाहर से चीजें मंगा रहा हूँ उसको अपने आप खुद देश के अंदर मैं बनाऊंगा। तो ऐसा पॉलिसी इस तरीके की ओरिएंटेड थी। बट 1970s के बाद देखा गया है कि ऐसा पॉलिसीज के कारण मार्केट के अंदर इनइफिशियंसी राइज हो रही थी, पोवर्टी राइज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा था। ठीक है, इस कारण धीरे धीरे स्लो ग्रोथ भी हो रहा था। तो वेरी स्लो एंड लो वेरी ग्रोथ रेट 1970s के टाइम पे। तो इस कारण वाशिंगटन कंसेंसस आया, नया आइडियोलॉजी जो 90s 80s के अंदर आया। वो क्या था? वाशिंगटन कंसेंसस। और इनके अंदर क्या कहना था? लिमिट ऑफ अ स्टेट डोमिनेंट इकोनॉमी, मार्केट को लिबरल करो, लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दिस इज द गोल इन वाशिंगटन कंसेंसस कि देश को ये फेवर करना। इनका आर्गुमेंट था किसके फेवर में? मार्केट के फेवर में। ओके, मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? मिनिमम। प्राइवेट देख सकते हो, सजेशन क्या है? प्राइवेटाइज, लिबरलाइज्ड। ठीक है, जितने भी स्टेट ओन्ड कंपनी है उनको बेचो, इनका ये कहना था। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कम करो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर अपनाओ। ठीक है, तो दिस आर द वाशिंगटन कंजुकेंसेस जिसके अंदर ये सब चीजें कही गई है। ठीक है, सो मार्केट कैपिटलिस्ट द टर्म आर यूजुअली सीन एज corollary for a promoting market capitalist openness in the economy and open attitude toward foreign investor। ये सारा जो है वो किसके अंदर था? वाशिंगटन कंसेंसस के अंदर था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करो। तो भैया, हाँ जी, बोलिए। तो वॉशिंगटन कंसेंसस नोट डाउन करना है क्या? जैसे सिर्फ आप बता रहे हो सिर्फ पढ़ने के लिए। क्या जी? वॉशिंगटन। आपको वाशिंगटन कंसेंसस ये पता होना चाहिए कि कब आया? 1980s के टाइम पे। क्या बातें की गई है? लिबरल, मार्केट ओपन, मार्केट ओरिएंटेड ये था। ओके, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। ओके अर्जुन? ओके। ठीक है। तो हाँ जी। ओके। हाँ जी, तो फिर ये हिस्ट्री हम पहले से ही देख रखे हैं सारा लेक्चर के अंदर। वही मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों आपका आपका डिप्रेशन आया, डिप्रेशन के बाद क्यों सारा सर कंट्री जो है वो प्लानिंग सिस्टम को फॉलो करने लगा। ठीक है, तो ये पहले मैं बता रखा हूँ। लेट्स कम टू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया कब आया?
23 जुलाई 1991 सॉरी, इंडिया जो है वो लॉन्च करता है इकोनॉमी रिफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू अ फिस्कल एंड बीओपी क्राइसिस। ओके, सो 23 जुलाई 1991 को इंडिया जो है बीओपी क्राइसिस, फिस्कल क्राइसिस के कारण अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी अनाउंस करता है। ओके, सो बट द रिफॉर्म ऑफ 1980s वेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाशिंगटन कंसिक्वेंसेस। तो देखिए इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसीज हल्का 1980s के अंदर ओपन किया गया, मैंने बताया था फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा सा अलाउ किया गया, मार्केट को थोड़ा ओपन, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा, तो वाशिंगटन कंसिक्वेंसेस का वो था, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट था। ठीक है, सो दिस वन देख सकते हो सेवेंथ प्लान के अंदर राजीव गांधी की सरकार में मैंने कहा था कि वो क्या करेंगे कि मार्केट को थोड़ा सा प्रमोट करो, है ना, रिलैक्स करो, मार्केट ओरिएंटेड। कहां से आया होगा ये अप्रोच? वाशिंगटन कंसेंसस से आया होगा। ओके, सो दिस इज, फिर प्रॉब्लम क्या था? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी? क्यों रिफॉर्म किया गया, क्यों क्राइसिस हुआ, व्हाई बीओपी हैपेंड? ओके, सो सबसे पहला फिस्कल डेफिसिट हमारे कंट्री का कितना था? 8% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत होता है। 8% हमारे जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा। महंगाई कितना था? 13%। कितना? 13%। फॉरेन बोरोइंग, मतलब फॉरेन बोरोइंग जो था वो क्या हुआ? इंक्रीज। इंपोर्ट क्या कर रहे थे हम 1985 के बाद? ज्यादा कर रहे थे टेक्नोलॉजी का, और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। डॉलर पे ज्यादा करना है, और धीरे धीरे हमारा क्या हुआ? रिजर्व से डॉलर कम होते गया। नेक्स्ट वन, गल्फ वार। गल्फ वार आने से क्या हुआ? पहला, ऑयल की प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट और डिक्रीज हो गया, राइट। हमारा और लाइक आउटपुट हमारे इकोनॉमी के अंदर और कम हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, रेमिटेंसेज जो हम, जो बाहर से आती थी गल्फ कंट्री से, खासकर रेमिटेंसेज जो आती थी वो और हमारे देश के अंदर कम हो गई, बाहर से आना, क्योंकि वहां वार चल रहा था। वो वहां जॉब ही नहीं कर रहे हैं तो रेमिटेंसेज कहां से आएगी, वहां से डॉलर कहां से आएगा? डॉलर नहीं आएगा तो हम डॉलर से पे कैसे करेंगे? गेटिंग? तो इस कारण हमारा क्या हुआ? बीओपी क्राइसिस हुआ। दिस आर द रीजन, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, फॉरेन इन्वेस्ट, फॉरेन बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, गल्फ वॉर के कारण। ओके गाइस, सो दिस इज, यहाँ पे पढ़ सकते हो सारा वही आपका रीजन, यहाँ पे इधर साइड आपका दिया हुआ है, तो जो था मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखिए इंडिया जो है ये सारा होने के बाद इंडिया जो है जाता है किसके पास? आईएमएफ के पास। और आईएमएफ के पास जाकर के कहता है प्लीज हमें हेल्प करिए, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का रिजर्व बचा है, 2 वीक का रिजर्व बचा है हमारे पास। ठीक है, मतलब 2 वीक तक हम सिर्फ इंपोर्ट को मंगा सकते हैं बाहर से, उसके बाद मेरे पास डॉलर ही या कोई फॉरेन करेंसी नहीं है उसको पे करने के लिए। तो ये मदद कहाँ मांगने गया? आईएमएफ के पास। तो नरसिम्हा राव उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारा ये जिम्मा किसके हाथ में दिया था? मनमोहन सिंह के हाथ। मनमोहन सिंह, उनका, उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि देखो मनमोहन, मैं तुम्हें पूरा पावर देता हूं, पर एक समझ लो तुम प्रधानमंत्री भी हो, किसी भी तरीके से हमारे देश को बचा लो। ठीक है, तो मनमोहन सिंह के हाथ में सारा जिम्मा था, तो उन्होंने क्या, देखिए आईएमएफ के पास एक एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी प्रोग्राम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंट्री अगर किसी भी कंट्री के अंदर अगर बीओपी क्राइसिस आ रहा है तो उसको करेंसी सपोर्ट करता है कौन? आईएमएफ। गेटिंग? आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सपोर्ट करता है, इसके अंदर एक प्रावधान होता है एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी के अंदर, जहां पर जाकर के कोई भी देश जिसके अंदर बीओपी है, बीओपी क्राइसिस, वो आईएमएफ के पास जाकर के फंड मांग सकता है, फंड, पैसे की जरूरत है तो। लेकिन ये ऐसे फ्री में तो देगा नहीं, है ना, इसे भी तो डर है कि बाद में मेरा पैसा डूब गया तो ये किसके साथ देगा? ऑब्लिगेटरी कंडीशन के साथ देगा कि पहले आप आपने ये ऑब्लिगेटरी कंडीशन को फुलफिल करो तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो कंडीशन इंडिया के ऊपर रखा गया, क्या क्या कंडीशन था? लेट्स सी, व्हाट आर द कंडीशन। पहला, आईएमएफ का कंडीशन, अपने करेंसी को डी वैल्यू करो। क्या करो? डी वैल्यू करो। कितना? 22%। सो ये डी वैल्यूएशन हुआ, लेकिन पहला बार हमारा डी वैल्यूएशन कब हुआ? फर्स्ट टाइम। क्या यही था या इससे पहले भी कोई था? बताइए,
क्या फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन है या इससे पहले भी किया गया था? ये बताइए कौन ईयर था? 1966 में हुआ था पहले। 1966 67, राइट राज? तो पहला टाइम हमारा डिवैल्यूएशन 1966 67 के अंदर किया गया। माय वॉइस इज नॉट कमिंग? एम आई एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? यस। थोड़ी लैग कर रही है। थोड़ी लैग कर रही है। ओके, तो देख लीजिए ठीक हो जाएगा। नेटवर्क इशू ऐसा तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन, पहला डिवैल्यू अपने करेंसी को करो 22%। नेक्स्ट वन, इंपोर्ट टैरिफ जो तुमने लगा रखा है इंपोर्ट के ऊपर उसे कम करो। 130% था इंपोर्ट टैरिफ, उसे 30% करके लाओ। गेटिंग? तो इंडिया जो है वो 2000 के अंदर कंप्लीट किया और वो 15% के लेवल पर ले आया। इंपोर्ट टैरिफ, एक्साइज ड्यूटी को कम करो। अपने अंदर जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत था इंडिया के अंदर, टैक्स रेट, उस टैक्स रेट को कम करो। गेटिंग? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, जितने भी एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको 10% कम करो, लाइक पेंशन के अंदर, सब्सिडीज के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर। तो ये डिनोट कर, डोनेट करना, ये सब जो भी है इसके अंदर हमारा क्या है, कम करो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कितना? 10%। तो ये सब क्या किया गया? रेगुलेशन, ऑब्लिगेटरी कंडीशन दिया गया, किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा, कि ये चीजें आपको पूरा करना होगा, हम पैसे फ्री में तो आपको दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आईएमएफ कंडीशन के अंदर हमारा ये चीजें कही गई, और इसी को देख करके हमारा रिफॉर्म मेजर हमारे देश के अंदर लाया गया आईएमएफ कंडीशन को पूरा करने के लिए। ओके गाइस, सो व्हाट इज द फर्स्ट? तो पहला है मैक्रो स्टेबिलाईजेशन मेजर। पहला हमारा रिफॉर्म मेजर क्या है? मैक्रो स्टेबिलाईजिंग मेजर। इसमें क्या करना है कि हमारे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, जो डीस्टेबलाइज है उसे स्टेबलाइज करना है। लाइक बीओपी के अंदर एग्रीगेट डिमांड हमारे कंट्री के अंदर इंक्रीज करना है, जिससे हमारा डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? परचेसिंग पावर लोगों का इंक्रीज करना है, लाइफ क्वालिटी, लाइफ लोगों का इंक्रीज करना है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है। तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ठीक है, तो ये एग्रीगेट डिमांड के साइड को लेकर के पॉलिसी लाया गया, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके मेजर। और एग्रीगेट सप्लाई को सही करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा हमारे देश के अंदर। ओके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारा करना होगा टू बूस्ट द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, इनकम हो जो वो इंक्रीज हो। ओके गाइस, ओके, सो दिस टू स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म। तो फर्स्ट वन, लेट्स कम टू एलपीजी। एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट? नो। Okay, so first one, what is LPG reform? LPG reform. The process of reform in India will completed by three other process. क्या क्या नाम था? Liberalization, privatization and globalization. Okay, liberalized करो इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज करो और ग्लोबलाइज्ड करो। ओके, पॉपुलरली नोन एज एलपीजी। लिबरलाइजेशन क्या शो कर रहा है? ये पाथ्स, डायरेक्शन शो करेगा। लिबरल करो अपने इकोनॉमी को। गेटिंग माय पॉइंट? कोई मतलब प्राइवेट के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए, सारे के लिए एक मार्केट होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि सभी कोई बिल्कुल इंटर कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब क्या है? पाथ, कि हम किस पाथ को फॉलो करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब अल्टीमेट गोल, कि हमारा गोल क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? सो लिबरलाइज्ड का मतलब डायरेक्शन इकोनॉमी को बता रहा है सभी कोई को कि किधर की तरफ जाना है। तो इकोनॉमी हमारा लिबरल होने जा रहा था। प्राइवेटाइजेशन वो हमारा पाथ था कि आने वाले टाइम के अंदर प्राइवेटाइज होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो है वो इंक्रीज करना है, ग्लोबल इंटीग्रेशन इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट गोल। ओके, सो दिस इज, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन है क्या? तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेड ऑफ द स्टेट इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग द ट्रेड्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी
मार्केट इकोनॉमी बढ़ाओ, स्टेट को कम करो, मार्केट को ज्यादा करो। दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। Okay guys, so this is known as liberation. So next one, in Indian case, liberalization is used to show the direction of the economic reform, which with decrease influence of the state or the planned or command economy and increase the influence of free market or capitalist economy. Getting my point? इंडिया के अंदर इस तरीके से liberalization. If the economic reform are directed toward a market economy, it can never be branded a blind run to capitalist. मतलब कि अगर कोई इकोनॉमी जो है वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ ओरिएंटेड है, कि मार्केट ओरिएंटेड, तो जरूरी नहीं है कि वो कैपिटलिस्ट ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो ध्यान लाइक यूएसए बिल्कुल ध्यान देगा, कमाने के चक्कर में ही रहेगा, प्रॉफिट के चक्कर में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बाक बंद के कैपिटलिस्ट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज द प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइज करो जो आपका जो आपने पीएसयू बनाया है, जो इनफिशियंसी है उसके अंदर, तो जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं करिए, जो प्रॉफिट है वो ठीक है, जो अनप्रॉफिटेबल है उसको सही करिए, चाहे तो प्राइवेटाइज करिए। ठीक है, ये आपका काम नहीं, सरकार का काम नहीं है कि कितना आउटपुट बनेगा नहीं बनेगा, या फैक्ट्री में लेबर है नहीं है, वो काम है प्राइवेट सेक्टर का, उनके ऊपर छोड़िए, आप अपना काम देखिए। तो डी रेगुलेशन, स्टेट को क्या रोल बैक, द पॉलिसीज थ्रू विच रोल बैक ऑफ द स्टेट वाज कैरिड आउट इंक्लूडिंग डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट रिफॉर्म इन पब्लिक सर्विसेज। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा था एसेट, वो कहाँ, पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक टू डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था। स्पीड तेज है, राइट? स्पीड क्या तेज है क्या? स्पीड तेज है, स्पीड स्लो करे सभी कोई, यस और नो? साथ में लिखा नहीं जा रहा है बस, और कुछ समझा जा रहा है इससे। Okay, okay. So after class, you just write a note. Okay, अर्जुन, आफ्टर क्लास मैंने आपको बुक भेज रखा हूँ। आफ्टर क्लास यू राइट, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो आपको लिखना है, कि आपका एलपीजी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट में आपको मार्क कर दूंगा। ठीक है, वो चीजें आपको लिखना होगा। ओके अर्जुन? ओके। जो पिंक से नो नो, जो मैंने पेंट किया है वो सारा आपके लिए नहीं है। जो पेंट मैंने किया है वो इंपॉर्टेंट है, बट सारा आपके लिए नहीं है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ओके ओके। वॉइस आपकी लैग हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि ओके, सो दिस इज प्राइवेटाइजेशन के हमारा क्या था कि जो नेशनलाइजेशन पहले था उसको डी नेशनलाइजेशन करना है। ओके, डी नेशनलाइजेशन हमें करना है। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर करना है फ्रॉम अ स्टेट टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, if an asset has been sold out by the government to only 49%, the ownership remain with the state। अगर 49% बेचा जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो उसका ऑनर कौन होगा? गवर्नमेंट ही होगा। ऑनरशिप किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा। दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर 49% से ज्यादा बेचा जा रहा है, या 49% से शेयर कम हो गया, किसका? गवर्नमेंट का। अगर शेयर ज्यादा है 49% से, तो उसे क्या कहेंगे? ऑनरशिप किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। अगर 49% से शेयर कम हो गया, तो ऑनरशिप किसके पास रहेगा? प्राइवेट के पास हो जाएगा ट्रांसफर। किसके पास? प्राइवेट के साथ। तो इफ द सेल ऑफ शेयर ऑफ द स्टेट ऑन एसेट हैज बीन 51%, अगर सेल है शेयर का, तो जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर किसको होगा? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। ओके, ओके गाइस। ओके, इन द एंड वी पॉइंट, हम एक बार कंक्लूजन निकाल के लास्ट में हम पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, ये आपको पूरा ओवरव्यू, मैं फिर आपको सीधे डाटा फिर दूंगा,
उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ, लेकिन फिर आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो इसलिए आप फ्यूचर में भी जब आप रिवाइज करने जाओगे इकोनॉमिक रिफॉर्म को, यू जस्ट सी रमेश सिंह, क्या है रमेश सिंह, ये चीजें थी, इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वन पेज नोट्स इज इजिली अवेलेबल, कहीं पर भी अवेलेबल है वो वन पेज नोट्स। बट आपके लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या बैकग्राउंड है, क्या चीजें हुई, क्यों हुई। ठीक है, साहिल गेटिंग? Yes. हाँ जी। सो डेफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो, एक्सपैंड करो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन, ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन जनरली मीन्स इंक्रीजिंग इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग नेशन। ठीक है, मतलब जितने भी नेशन है वर्ल्ड के साथ हमारा इंटीग्रेशन इंक्रीज होना चाहिए, उनके साथ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, रिलेशन बढ़ना चाहिए। दैट इज नोन एज ग्लोबल इंटीग्रेट, हम ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं ग्लोबल इकोनॉमिक से। ओके, सो दिस मीन्स ग्लोबलाइजेशन, कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा करें दूसरे इकोनॉमी के साथ, जो ट्रेड बैरियर है उस ट्रेड बैरियर को खत्म करें। ठीक है, जो भी इंटरप्शन हो रहा है किसी चीज के कारण, लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडीज है, वो सबको खत्म करें। गेटिंग? सो दिस इज योर ग्लोबलाइजेशन। और इसके अंदर कंटेंट क्या है इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस बुक इज ऑल मेनली रिटन फॉर यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी मेंस। ठीक है, तो मेंस में आपको पेपर लिखना होता है और उसमें के अंदर आपको पता करना है एलपीजी रिफॉर्म में सारा लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन, इसके अंदर कंटेंट आपको लिखना होता है। फॉर यू ओनली यू थिंक नो व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। कब आया, क्यों आया, ठीक है, कहाँ से आया, तो ये सारा चीज पता होना चाहिए। क्या आईएमएफ का था, कंडीशन क्या था, तो ये सारा चीज पता होना चाहिए। ओके, सो ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सारा का यही था कि द ऑफिशियल गोल ऑफ एनी नेशन इज टू ग्लोबलाइज्ड। ओके, जो पुअर है उनके लिए अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। प्रोवाइड द पुअर ऑफ द वर्ल्ड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी देश को आकर के यहाँ पे मिल करके काम करना चाहिए पुअर को कम करने की। ब्लेंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, इसका मतलब क्या है, जो प्रोटेक्शन पहले लगाया जा रहा था उसको कम करो। लाइक पहले क्या था हमारा मार्केट, ठीक है, क्लोज था, और क्लोज्ड में क्या था कि बाहर टैक्स रेट ज्यादा है बाहर वाले के लिए। ओके, इसलिए ये सब जो प्रोटेक्शन है ये सबको प्रोडक्शन को खत्म करो। ओके, सो ये, सो दिस इज योर एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। प्राइवेटाइजेशन क्या बताता है आपका, पाथ बताता है। एंड ग्लोबलाइजेशन आपका क्या बताता है, दैट इज अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल। ओके गाइस, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड करिए फ्रॉम स्टेट इकोनॉमी टू व्हाट, स्टेट इकोनॉमी टू व्हाट, प्राइवेट, मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करिए, ऑनरशिप जो है वो सेल करिए, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करिए, तो दैट इज प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पीएसयू के अंदर शेयर को कम करिए। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन, वर्ल्ड के साथ इंक्रीज किया जाए इंटीग्रेशन, उसके लिए टैक्स जो है उसको कम करे, टैरिफ जो है उसको कम करे, जो रेगुलेशन लगा रखे फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसे कम करे। गेटिंग? सो दिस इज द एलपीजी रिफॉर्म। ओके गाइस, गॉट इट? गाइस गॉट इट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ रिफॉर्म? मैंने बताया था कि जनरेशन क्या है, तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि बताइए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, हाँ राज, राज के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था
कि क्या है जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम 3 जनरेशन देखेंगे रिफॉर्म का, और 4th जनरेशन का सजेस्ट किया जा रहा है। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, यो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कब आया? जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया 1991 2000, तब हमारा क्या है, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। और इस जनरेशन रिफॉर्म के अंदर क्या कहा गया है, जो बातें कही गई थी एलपीजी रिफॉर्म के अंदर, वही चीज कहा गया। पहला, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म करो, पब्लिक सेक्टर के शेयर को कम करो, प्रॉफिट इफिशियंसी उसका इंक्रीज करो, अगर नहीं होता इंक्रीज तो उसको बेच दो, और बेच भी नहीं सकते उसको बंद करो। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर का रिफॉर्म का मतलब है जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना। फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हमने पढ़ा था 1994 के अंदर, फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बीओपी के अंदर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर रिफॉर्म करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो फेमा है उसका नाम क्या बदल दिया गया, फेरा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो था उसे क्या किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फेमा जो है वो रिप्लेस, पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब क्या कर दिया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो हम रेगुलेशन अब नहीं करेंगे, अब हम मैनेज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब बाहर, और बाहर के लिए हमें क्या है, बीओपी। तो बीओपी के लिए हमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर इंपोर्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट के अंदर अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो, ठीक है। रेगुलेशन जो था उससे मैनेजमेंट के ऊपर आया कि एक्ट जो है। नेक्स्ट वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। व्हाट इज द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? लाइक इन बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है, जो आपका सीआरआर है, एसएलआर है, वो उसका प्रोपोर्शन क्या करो, कम करो। हम अच्छे तरीके से देखेंगे सीआरआर एसएलआर के बारे में फिर से जब हम आपको आरबीआई पढ़ाएंगे, तो उनका इंस्ट्रूमेंट क्या है। ओके, सो इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड, यहाँ पर जो है जो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करो, फॉरेन इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट को भी यहाँ मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करो। नेक्स्ट वन, टैक्स रिफॉर्म। जो भी टैक्स है, टैरिफ है जो सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, जो ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है उसको कम करो। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जो कि कब आया, 1991 टू 2000। ओके गाइस, ओके एवरीवन, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म कब आया, 2001 ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्या मैंने बताया था आपको कि 1994 में फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाया गया, तो 3-4 साल देखा गया ग्रोथ इंक्रीज हुआ, बट ड्यू टू सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जल्दी नहीं लाया गया, इस कारण ग्रोथ हमारा फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि मार्केट को ओपन ही कर देना सिर्फ अल्टीमेट गोल नहीं होगा, उससे काम नहीं बनेगा। मार्केट ओपन कर दिए और मार्केट के अंदर मार्केट फेल्यूर हो रहा है, उसको सॉल्व कैसे करें, उसको लेकर के कोई रिफॉर्म लाए, नहीं लाए। गेटिंग माय पॉइंट? लेबर ओपन कर दिए मार्केट को, लेबर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसको लेकर के लेबर लॉ लाए, नहीं लाए, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिए। क्या बैंकिंग सेक्टर के अंदर कैसे जो एनपीए है या फिर बैंकिंग क्राइसिस से कैसे निपटने के लिए कोई लॉ लाए, नहीं लाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे के लिए लॉ लाना होगा, उसी को सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म कहते हैं। गेटिंग? लाइक फैक्टर मार्केट रिफॉर्म। ओके, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म लाया जाए, ठीक है। जो गवर्नमेंट के द्वारा पेट्रोलियम, शुगर, फर्टिलाइजर, ड्रग्स, उसका प्राइस को क्या फिक्स किया जाए। गेटिंग माय पॉइंट? पहला ये। दूसरा, अब देखिए अभी एपीएम मीन्स क्या, एपीएम का मतलब एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। पेट्रोलियम सेगमेंट नाउ ओनली केरोसिन ऑयल एलपीजी रिमेन अंडर एपीएम। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एपीएम के अंदर क्या है। पेट्रोल सेगमेंटेड नाउ मतलब केरोसिन ऑयल एंड एलपीजी जो है सिर्फ एपीएम के अंदर आता है, ठीक है, जहां पर आपको प्राइस फिक्स्ड किया जाता है। नेक्स्ट वन, सेकेंड जनरेशन में पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म आपको लाना है लाइक ग्रीन फील्ड डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के,
फंक्शनल ऑटोनॉमी को लेकर के कि कैसे वर्क करेंगे, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। तो ये सब के लिए रिफॉर्म आपको लाना है। फिर लीगल सेक्टर रिफॉर्म, लीगल सेक्टर रिफॉर्म जो मैंने आपको बताया, कानून, आपने बोला टैक्स के लिए टैक्स कर देना है, बाहर वाले को अलाउ करना है, लेकिन उसके लिए कोड हमारा जो इंडियन पेनल कोड है उसके अंदर भी चेंजेस करना होगा, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर है उसके अंदर भी चेंज करना है। पहले फॉरेन फॉरेन फर्म अगर कोई बेच रहे हैं इंडिया के अंदर, वो इलीगल था, ठीक है। तो आईपीसी के धारा के तहत उनके ऊपर क्या लग जाता, केस। ओके, तो यहाँ पर वो सब के अंदर रिफॉर्म आपको करना होगा। तो ये लीगल सेक्टर रिफॉर्म हमें करना होगा, ठीक है। सो दिस आर द एरिया जो हमारा क्या था, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। ओके गाइस, और भी देख सकते हो, फिस्कल कंसोलिडेशन, लाइक एफआरबीएम एक्ट को लाया गया, एफआरबीएम एक्ट 2001 के अंदर। इसके अंदर क्या, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, उसके ऊपर लिमिट लगाया गया कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। गेटिंग माय पॉइंट, रेवेन्यू डेफिसिट आप 3%, फिस्कल डेफिसिट आप 2.5%, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये फिस्कल एफआरबीएम एक्ट लाया गया। फिर जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो स्टेट को ज्यादा ट्रांसफर करो, ठीक है। स्टेट लाइक जो प्लान हमारा लाइक लोकल लेवल तक हमारा जो प्रोपोर्शन है टैक्स का उसे ज्यादा दो, फंड जो है वो ज्यादा दो स्टेट को। तो ये सब बातें कही गई है, ठीक है। किसके अंदर, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के अंदर। थर्ड जनरेशन रिफॉर्म, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 10th 5 ईयर प्लान के अंदर क्या आया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। पंचायत के ऊपर फोकस किया जाए, ओके, ब्लॉक लेवल के ऊपर फोकस किया जाए। आपका तो 1973-74 आपका जो है वो कब 73rd 74 अमेंडमेंट बिल आया था जिसके अंदर बात किया गया था, राइट। बट पंचायती राज का कहां पर बात किया गया, 10th 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है, जहां पे फुली फंक्शनल था, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड 5 ईयर प्लान, कब था, 2002 7 के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान का मतलब क्या है कि आईटी सेक्टर को लेकर के जो प्लान लाया गया, ये सब प्लान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन प्लान, फोर्थ जनरेशन प्लान इज नॉट कि आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी इनेबल इंडिया बनाने के लिए जो प्रोग्राम लाया गया, रिफॉर्म लाया गया, दैट इज फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज योर जनरेशन रिफॉर्म। ओके गाइस, ओके एवरीवन। हेलो, हाँ जी बोलिए। एक बार नोट करवा दो, अब 2 मिनट रह गई हैं। क्या क्या है इसको अंडरलाइन करवा दो दूसरे पेन कलर से। ओके, इन नेक्स्ट पार्ट वी कवर, in next part we cover what are the important thing, okay, okay Arjun, in next part we cover what are the important thing, what thing you have to note in your notebook, वो मैं आपको नोट करवा दूंगा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, हाँ हाँ ठीक है। ओके, ओके। सो दिस इज योर हमारा, दिस इज योर कंप्लीट इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर, ओके गाइस। अब क्या बात किया जा रहा है, ट्रांस, अब जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, आरबीआई के द्वारा लाया गया इन्फ्लेशन टारगेटिंग कि 2% से 6% के बीच में जो है 4% ±2, ठीक है, मतलब 4 + 2 6% मैक्सिमम इन्फ्लेशन, -2 2% मिनिमम इन्फ्लेशन। तो 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, दैट इज नोन एज मॉनेटरी टारगेटिंग, ठीक है। मॉनेटरी टारगेटिंग हमारा लाया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज मॉनेटरी टारगेटिंग, ठीक है। उर्जित पटेल के द्वारा लाया, उर्जित पटेल कमेटी ने जो है मॉनेटरी टारगेटिंग ने दी थी याद, उर्जित पटेल 2017 के 17-16 के अंदर आपका ये है, ओके। डीमोनेटाइजेशन करना, बैंक रप्शी लॉ, तो ये सब अभी की जो है वो रिफॉर्म आ रहा है, आधार कार्ड, ठीक है। तो ये सब हमारा सरकार का बिहेवियर इस तरीके से है।
ठीक. So this is your complete lecture on economic reform, guys. Okay. Okay.